हेलो एंड वेलकम, दिस इज डॉक्टर आकृति और आप है मेरे साथ हम सभी के अपने चैनल आर की सीरू हब पे। हेलो एंड गुड इवनिंग टू ऑल। जल्दी जल्दी से बता दीजिए कमेंट करके ऑडियो वीडियो क्लियर है कि नहीं, क्या आप मुझे देख सकते हैं, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं। गुड इवनिंग टू ऑल। एक मिनट, कमेंट सेक्शन थोड़ा सा दिख नहीं रहा। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। माला, पूर्णिमा, वैष्णवी, भाग्यश्री, आंचल, गुड़िया, शाजिया, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सब क्लियर, सब क्लियर। क्या हम आज के इस बेहतरीन सेशन की शुरुआत कर सकते हैं? उम्मीद करती हूँ सब स्वस्थ होंगे, सब मस्त होंगे और बहुत अच्छे तरीके से अपनी तैयारी में लगे हुए होंगे। तो आज है हमारे बीपीएससी एईडीओ के स्ट्रक्चर्ड रिवीजन क्लासेस की तीसरी क्लास, है ना। इसके पहले यूट्यूब पे बहुत सारी मैराथन हो चुकी है, तो जिन लोगों का भी एग्जाम 14 तारीख से शुरू है, आपके लिए पूरी की पूरी प्लेलिस्ट है, आप उसको देख सकते हैं। इसके अलावा अभी तक हम लोग 8 चैप्टर्स कर चुके हैं साइंस के। ठीक है, कौन कौन से चैप्टर्स कर चुके हैं हम लोग? सेल, टिश्यू, स्केलेटल सिस्टम यानी कंकाल तंत्र, क्लासिफिकेशन, इसके अलावा डाइजेशन यानी पाचन, रेस्पिरेशन यानी श्वसन, सर्कुलेशन यानी परिसंचरण, एक्सक्रीशन यानी उत्सर्जन। तो कुल मिलाकर 8 टॉपिक्स कर चुके हैं स्ट्रक्चर्ड रिवीजन के सीरीज में। और इसमें से जो पीडीएफ है आपकी, वो भी टेलीग्राम पर अपलोड कर दी गई है ना। उम्मीद करती हूँ कि सब टेलीग्राम से जुड़े होंगे और टेलीग्राम पर जो पीडीएफ है वो आपने देख ली होगी। ठीक, आज की क्लास तीसरी क्लास है इस सीरीज में। आपको बताना चाहेंगे कि आपके ईडीओ एग्जाम से पहले हम आपको पूरी की पूरी साइंस रिवाइज कर देंगे। अभी हम लोग फिलहाल बायोलॉजी की रिवीजन कर रहे हैं। जब ये हो जाएगा तो उसके बाद केमिस्ट्री और फिर हमारा फिजिक्स आएगा। ठीक है, तो आज के सेशन के टॉपिक्स क्या क्या होने वाले हैं? आज के सेशन के टॉपिक्स 3 होने वाले हैं। आज हम डिस्कस करेंगे नर्वस सिस्टम यानी तंत्रिका तंत्र, एंडोक्राइन सिस्टम यानी अंतःस्रावी तंत्र, और हम डिस्कस करेंगे जेनेटिक्स यानी आनुवांशिकी के क्वेश्चंस। ठीक है, इन तीनों टॉपिक्स को आज के सेशन में डिस्कस करेंगे। सेशन शुरू होने से पहले आप सभी को बताना चाहेंगे, इनफैक्ट रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि जो भी लोग ये क्लास कर रहे हैं, प्लीज इस क्लास को अपने सोशल मीडिया की स्टेटस पर शेयर कर दीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हम पहुंच सके। ठीक है, चलिए शुरू करें। तो आज का सेशन हम कौन से सिस्टम से शुरू कर रहे हैं? हम शुरू कर रहे हैं नर्वस सिस्टम यानी कि तंत्रिका तंत्र। ठीक है, याद रखिएगा, आपके शरीर का सामंजस्य बनाकर रखने के लिए, सामंजस्य से मेरा क्या मतलब है? मेरा मतलब यह है कि अगर अभी हम आपके सामने खड़े हैं और बोल पा रहे हैं, तो इस वक्त शरीर में बहुत सारी गतिविधि चल रही है। इस वक्त मेरे ब्रेन में जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी हमको पढ़ाना है, वो सारा कुछ इकट्ठा है। ठीक है, वो सारा कुछ मेरे मुख के द्वारा से निकल रहा है, यानी मेरे ब्रेन का मेरे टंग पर कंट्रोल है। साथ ही साथ मेरा हैंड मूव कर रहा है। ठीक, और हम आपको बोर्ड पर लिखकर पढ़ा रहे हैं। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स पर भी मेरी नजर है, जहां पर हम आंखों से देख सकते हैं कि आप क्या क्या लिख रहे हैं ना। आपका जो भी लिखा हुआ है, आपके जो भाव हैं, वो मेरी आंखों तक पहुंच रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि शरीर में बहुत सारी चीजें एक साथ चल रही हैं। इसके अलावा मेरे शरीर में जो भी हार्मोन्स हैं, वो भी अपना काम कर रहे हैं। इसका मतलब है कि ये सारा सिस्टम एक साथ चलने के लिए कौन जिम्मेदार है? शरीर में सारी चीजें का इकट्ठे कंट्रोल रहे, कोऑर्डिनेशन रहे, सामंजस्य रहे, ये स्थापित करने के लिए 2 सिस्टम, 2 तंत्र काम करते हैं, नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम, यानी कि तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र। ठीक है, दूसरी बात क्या ध्यान रखनी है कि जब आप नर्वस सिस्टम के बारे में बात करते हैं, तंत्रिका तंत्र के बारे में बात करते हैं, तो नर्वस सिस्टम न्यूरॉन के जरिए काम करता है। नर्वस सिस्टम किसके जरिए काम कर रहा होता है? न्यूरॉन के जरिए काम कर रहा होता है। और नर्वस सिस्टम का जो रिस्पॉन्स होता है वो बहुत ही ज्यादा फास्ट होता है, यानी कि तेज होता है। हालांकि एंडोक्राइन सिस्टम हार्मोन के जरिए काम करता है और वो थोड़ा सा धीरे काम करता है, लेकिन नर्वस सिस्टम क्या कर रहा होता है? बहुत ही तेज तरीके से काम कर रहा होता है। आपका नर्वस सिस्टम यानी आपकी तंत्रिका तंत्र की जब हम बात करते हैं, तो तंत्रिका तंत्र का कुछ हिस्सा शरीर के बीचों बीच है और वो कहलाता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यानी कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। ठीक है, और नर्वस सिस्टम का कुछ हिस्सा शरीर के साइड में है, जो क्या कहलाता है? जो कहलाता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, यानी कि परिधीय तंत्रिका तंत्र। आपके केंद्रीय तंत्रिका तंत्र यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कौन सी चीजें आती हैं? 2 चीजें आती हैं। कौन कौन सी? आपका ब्रेन आता है, यानी कि आपका मस्तिष्क आता है, और मस्तिष्क के साथ आता है मेरुरज्जु, जिसको आप अंग्रेजी में स्पाइनल कॉर्ड के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये 2 चीजें शरीर के जो बीचों बीच आती हैं, ये आपकी सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का हिस्सा है। ब्रेन से कौन सी नर्व निकल रही है? ब्रेन बीचों बीच है, ब्रेन से लेफ्ट और राइट, दाहिने और बाएं,
दोनों तरफ नर्व निकल रही हैं, तंत्रिकाएं निकल रही हैं, और ब्रेन से जो नर्व निकल रही हैं वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है क्रेनियल नर्व। क्या कहलाती है? क्रेनियल नर्व। ये कितने जोड़े होते हैं? ये होते हैं आपके 12 जोड़े। और आपके स्पाइनल कॉर्ड से यानी आपकी मेरुरज्जु से क्या निकल रही होती है? स्पाइनल कॉर्ड से निकल रही होती है स्पाइनल नर्व। और ये कितनी होती है? ये होती है आपकी 31 जोड़े। ये होती है आपकी 31 जोड़े। तो अगर आप कुल मिलाकर बात करते हैं इन दोनों का, अगर आप सम पूछते हैं दोनों को मिला करके, तो हम बात करना चाहेंगे यहाँ पर 43 पेयर्स। कितनी नर्व्स हैं, कितने जोड़े हैं परिधीय तंत्रिका तंत्र में? तो ये है 43 पेयर्स हैं कुल मिलाकर के। ठीक, ये एकदम एक बेसिक बात हुई किसके बारे? नर्वस सिस्टम के बारे में। ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, संरचना दिख रहा है, ये किसकी दिख रही है? न्यूरॉन की दिख रही है। न्यूरॉन के बारे में बात क्या ध्यान रखनी है? शरीर की सबसे लंबी कोशिका है, ये है न्यूरॉन। ठीक है, और एक ऐसी कोशिका जिसका पुनर्जनन नहीं हो सकता। न्यूरॉन में कौन कौन से भाग होते हैं? सबसे पहले न्यूरॉन में जो भी सिग्नल आता है सबसे पहले डेंड्राइट पर आता है या ध्रुमिका पर आता है। तो डेंड्राइट या ध्रुमिका सबसे पहला हिस्सा है जहां पर किसी भी तरीके का सिग्नल, किसी भी तरीके का आवेग आ रहा होता है। और ये डेंड्राइट से आता है सेल बॉडी पर यानी कि सोमा पर। सेल बॉडी के पास न्यूक्लियस होता है यानी केंद्रक होता है। अब ये जो इंफॉर्मेशन है, ये जो सिग्नल है, ये कहां पर जाता है? ये ब्रेन में आगे चलता जाता है और आगे जाता है ये आपके एक्सॉन पर यानी कि अक्षतंतु पर। हर एक अक्षतंतु खत्म होता है किस पर? हर एक अक्षतंतु खत्म होता है छोटे छोटे गोल से स्ट्रक्चर पे। गोल से स्ट्रक्चर पे, ठीक है, जिसके अंदर क्या भरे रहते हैं? जिसके अंदर भरे रहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर बोले तो ब्रेन के जो केमिकल्स होते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर बोले तो जो ब्रेन यानी मस्तिष्क के आपके केमिकल्स हो रखे होते हैं। ठीक है, कुछ न्यूरॉन ऐसे होते हैं कि कुछ न्यूरॉन ने एक ऊपर से कवर ओढ़ी हुई होती है। कुछ न्यूरॉन के ऊपर माइलिन शीथ या माइलिन आवरण की एक कवर होती है। और माइलिन आवरण बनाने का काम किसका है? माइलिन आवरण बनाने का काम श्वान सेल का है यानी कि श्वान कोशिका का है। दो माइलिन आवरण के बीच में जो जगह कहलाती है, दो माइलिन आवरण के बीच की जो जगह कहलाती है वो नोड ऑफ रैनवियर कहलाती है। वो नोड ऑफ रैनवियर के नाम से जानी जाती है, रैनवियर के नोड के नाम से जानी जाती है। ठीक है, तो ये पूरा क्या हुआ? ये पूरी बात हुई किसके बारे में? किसके स्ट्रक्चर के बारे में हमने पढ़ा? हमने पढ़ा न्यूरॉन के स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है, अब आइए पहले सवाल पर चलते हैं। और पहला ही सवाल बहुत प्यारा सा सवाल है, आपके पूरे कॉन्सेप्ट को चेक करता है। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है रिफ्लेक्स आर्क के बारे में। ये सवाल किसके बारे में पूछ रहा है? ये सवाल आपसे पूछ रहा है रिफ्लेक्स आर्क के बारे में। रिफ्लेक्स आर्क किससे संबंधित है? ये संबंधित है रिफ्लेक्स एक्शन से यानी कि प्रतिवर्ती क्रिया से। और रिफ्लेक्स एक्शन कंट्रोल कौन करता है? याद रखिएगा, रिफ्लेक्स एक्शन कंट्रोल करने का काम आपके स्पाइनल कॉर्ड का है, आपके मेरुरज्जु का है। किसका है? स्पाइनल कॉर्ड का है यानी आपके मेरुरज्जु का है। ठीक है, अब रिफ्लेक्स आर्क से हम लोग क्या समझते हैं और ये इसका आंसर क्या है, आइए यहां पर समझते हैं। रिफ्लेक्स एक्शन का मतलब क्या है? प्रतिवर्ती क्रिया का मतलब है कि वो क्रिया जिसके लिए आपको क्या करना पड़े, जिसके लिए आपको सोचना ना पड़े। ठीक है, आप कभी भी कोई गर्म चीज छूते हैं तुरंत अपना हाथ उससे हटा लेते हैं। ठीक है, ये एक रिफ्लेक्स एक्शन प्रतिवर्ती क्रिया की क्या है? प्रतिवर्ती क्रिया की पहचान है। दूसरी बात आपको क्या ध्यान रखनी है? सबसे पहले आपके हाथ में रिसेप्टर होते हैं, ग्राही होते हैं, जो आपको गर्म या ठंडा होने का एहसास दिलाते हैं। ये रिसेप्टर सारे सिग्नल को भेजते हैं आपके स्पाइनल कॉर्ड तक, आपके मेरुरज्जु तक, क्योंकि ये रिफ्लेक्स एक्शन की बात हो रही है। प्रतिवर्ती क्रिया स्पाइनल कॉर्ड मेरुरज्जु से नियंत्रित की जाती है। जो सिग्नल को लेकर जा रहा है उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है सेंसरी न्यूरॉन। उसको कहा जाता है सेंसरी न्यूरॉन या संवेदी तंत्रिका कोशिका। और जो ऑर्डर लेकर आ रहा है, स्पाइनल कॉर्ड आपको ऑर्डर देता है हाथ हटाओ, तो जो ऑर्डर लेकर आ रहा है उसको प्रेरक कोशिका कहते हैं या उसको मोटर न्यूरॉन कहते हैं। ये ऑर्डर लेकर आता है आपकी मसल तक जिसको इफेक्टर कहा जाता है, और आप हाथ को हटा देते हैं। तो जहां से शुरू किए वहीं पर क्या कर दिए? वहीं पर खत्म कर दिए। इसीलिए ये रिफ्लेक्स आर्क के नाम से जानी जाएगी। पहला वाला गलत है क्योंकि यहाँ पे मसल्स दे दिया। मोटर न्यूरॉन बाद में आएगा।
रिसेप्टर से सीधा स्पाइनल कॉर्ड मतलब सेंसरी न्यूरॉन है ही नहीं, इसीलिए करेक्ट आंसर क्या हो गया? करेक्ट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर डी। करेक्ट आंसर क्या हो गया आपका? करेक्ट आंसर हो गया यहां पर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगले सवाल पर चलते हैं। कह रहा है कि जब किसी व्यक्ति को जुकाम होता है, ठीक है, जब किसी व्यक्ति को क्या हो रहा है? जब किसी व्यक्ति को जुकाम हो रहा है। अब सबसे पहले बताइए कि जुकाम क्यों होता है? तो जुकाम होता है वायरस से। वायरस का नाम क्या है? वायरस का नाम होता है राइनो वायरस। जो वायरस आपको जुकाम करता है उसका नाम क्या है? उसका नाम है राइनो वायरस। दूसरी बात हमको ये बताइए, ये राइनो वायरस और क्या चीज करेगा? ये राइनो वायरस और क्या चीज करेगा? ये आपके नाक में इंफेक्शन करता है। कहने का मतलब है आपके नाक से बहुत ज्यादा पानी निकलता है या कई बार आपका नाक बंद हो जाता है। उस वक्त हम लोग क्या कर पाते हैं? उस वक्त हम लोग चीजों को सूंघ नहीं पाते। क्या आप परफ्यूम और अगरबत्ती के स्मेल को अलग कर पाएंगे? नहीं। हम लोग कहते हैं नाक बंद है, हम सूंघ नहीं पा रहे क्योंकि मेरा नाक बंद है। ठीक है, तो ये क्यों कर रहा है? क्योंकि ये जो वायरस है राइनो वायरस, ये आपके शरीर में जो नाक का टिश्यू है, नाक के अंदर जो ऊतक है, उसकी सूजन करता है, जिसको राइनाइटिस कहा जाता है। आइटिस का मतलब होता है इंफेक्शन। ठीक है, तो नाक के अंदर पूरा का पूरा इंफेक्शन कर रहा होता है, इसको राइनाइटिस कहा जाता है। ठीक है, चल सकते हैं अगले सवाल पर। हमारा अगला सवाल कह रहा है कि रॉड्स एंड कोन्स। अब रॉड्स एंड कोन्स कहां पर आ गए? ये रॉड्स एंड कोन्स कहां पर आ गए? तो ये हम आ गए अपनी आईज पर। नर्वस सिस्टम में क्या आंखें आती हैं? बिल्कुल, आंखें आपकी सेंस ऑर्गन है। आंखें आपकी क्या है? आंखें आपकी जो है वो सेंस ऑर्गन है। दूसरी बात क्या ध्यान रखेंगे कि जो भी चीज आप देख रहे होते हो उसका इमेज जो है, उसका प्रतिबिंब जो है वो रेटिना पर बनता है। उसका प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। यानी अगर अभी हम आपके कमेंट्स देख पा रहे हैं तो आपके कमेंट्स का जो इमेज है, कमेंट्स का जो प्रतिबिंब है, वो मेरी आंख की रेटिना पर बन रहा है। ठीक है, क्या सीधा बनेगा या उल्टा बनेगा? याद रखिएगा, उल्टा बनेगा। रेटिना पर जो इमेज बनता है वो इमेज कैसा होता है? वो रियल होता है और इन्वर्टेड होता है, यानी वास्तविक होता है और उल्टा होता है। ठीक है, अब हमारे रेटिना के पास दो तरीके की सेल्स होती हैं, दो तरीके की सेल्स होती हैं, रॉड्स एंड कोन्स, शलाका कोशिका और शंकु कोशिका। रॉड्स किस में मदद करती है? र से रॉड और र से रात। रॉड्स आपको मदद करती है दिन और रात पहचानने में या काले और सफेद के अंतर में। और कोन्स किस में मदद करती है? कोन्स मदद करती है रंग पहचानने में। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि रॉड्स जिम्मेदार है ब्लैक और व्हाइट के लिए, कोन्स जिम्मेदार है कलर के लिए। ठीक है, फिर कह रहा है कि फोविया में बहुत सारे रॉड्स और कोन्स इकट्ठे हैं। कोन्स जिम्मेदार है चीजों की शार्पनेस के लिए, मतलब कोई चीज अगर आपको बहुत शार्प, बहुत बेहतरीन नजर आ रही है तो कोन्स के वजह से नजर आ रही है। ठीक है फिर क्या कह रहा है कि फोविया, अब फोविया क्या है ये जरा ध्यान से देखिएगा। जहां से आंखों से ऑप्टिक नर्व निकल रही है, ऑप्टिक नर्व का मतलब है वो नर्व जो आंखों से निकलकर आपके ब्रेन में जाती है। ठीक है, जहां से ऑप्टिक नर्व निकल रही है, ऑप्टिक नर्व के ऊपर एक गड्ढा होता है और इस गड्ढे को हम लोग फोविया का नाम देते हैं। इस फोविया में रॉड्स नहीं होता, इस फोविया में सिर्फ और सिर्फ कोन्स होती है, सिर्फ और सिर्फ शंकु कोशिकाएं होती हैं। ठीक है, याद रखिएगा, जो फोविया डिप्रेशन है, फोविया गड्ढा है जहां पर ऑप्टिक नर्व निकल रही है, उसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ कोन्स होती हैं, रॉड्स नहीं होते। ऑप्शन नंबर सी क्या कहा आपसे कि फोविया में रॉड्स और कोन्स दोनों होते हैं? बिल्कुल भी नहीं, रॉड्स नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ कोन्स होती है। ठीक है, गलत कौन सा है? गलत सी है और आपको गलत पहचानना था, इसीलिए आंसर क्या हुआ? इसीलिए आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, याद रखिएगा, जिस जगह से ऑप्टिक नर्व निकल रही है इस जगह को ब्लाइंड स्पॉट कहा जाता है। जहां से ऑप्टिक नर्व निकल रही है आपकी आंखों से, उस जगह को ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। और ब्लाइंड स्पॉट में ना तो रॉड्स है ना तो कोन्स है, ना तो शलाका कोशिका है ना तो शंकु कोशिका है। ठीक है, बहुत सारी बारीक बातें की हमने इस क्वेश्चन में। चलिए अगले सवाल पर चल रहे हैं। कॉर्निया का प्रतिरोपण, ठीक है, याद रखिएगा, यहां से भी सवाल बन सकता है कि जब आप अंग प्रतिरोपण कर रहे होते हैं, आंखों का प्रतिरोपण कर रहे होते हैं, तो उसमें आंखों का कौन सा हिस्सा डोनेट करते हैं? तो कॉर्निया डोनेट करते हैं। ठीक है,
कॉर्निया के डोनेशन को क्या कहते हैं, या कॉर्निया के ट्रांसप्लांट को नाम क्या दिया जाता है? तो कॉर्निया के ट्रांसप्लांट को नाम दिया जाता है केराटोप्लास्टी। कॉर्निया के ट्रांसप्लांट को क्या नाम दिया जाता है? कॉर्निया के ट्रांसप्लांट को नाम दिया जाता है केराटोप्लास्टी। ठीक है। दूसरी बात आपको क्या ध्यान रखनी है? ध्यान ये रखनी है कि कॉर्निया ही क्यों दिया जाता है। कॉर्निया क्या होता है? कॉर्निया है आंखों की खिड़की। सबसे पहले जो प्रकाश आता है वो कॉर्निया से ही घुस रहा होता है आंखों में। ठीक है। क्यों? क्योंकि कॉर्निया के पास किसी भी तरीके की ब्लड सप्लाई नहीं है, किसी भी तरीके की ब्लड वेसल्स, कोई भी रक्त वाहिका नहीं है। अगर रक्त वाहिका नहीं होगी तो ब्लड नहीं होगा, और अगर ब्लड नहीं होगा तो क्या होगा? अगर ब्लड वेसल्स नहीं है तो ब्लड नहीं होगा, और अगर ब्लड नहीं है तो एंटीजन एंटीबॉडी नहीं होगी, प्रतिजन प्रतिरक्षी नहीं होगी। ठीक है। प्रतिजन प्रतिरक्षी ही नहीं हुई तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि बल्ले बल्ले, है ना, कोई रिजेक्शन का चांस ही नहीं है। तो कॉर्निया के ट्रांसप्लांट को केराटोप्लास्टी का नाम दिया जाता है। यह भी आपसे पूछा जाता है कि जब प्रकाश आपकी आंखों में घुसता है तो सबसे अधिक अपवर्तन कहाँ होता है? ठीक है। मैक्सिमम रिफ्रैक्शन कहाँ पर होता है? तो कॉर्निया में मैक्सिमम रिफ्रैक्शन होता है। सबसे अधिक अपवर्तन, अधिकतम अपवर्तन कहाँ होता है? कॉर्निया में ही हो रहा होता है। ठीक है। चल सकते हैं अगले सवाल पर। पांचवा सवाल कह रहा है कि एक इंसान है जिसने अवतल लेंस लगा रखा है। ठीक है। अवतल लेंस लगा रखा है, कॉनकेव लेंस लगा रखा है। ठीक है। कह रहा है कि जब वो अपना चश्मा नहीं पहनेगा, जब वो अपना चश्मा नहीं पहनेगा तो इमेज कहां बनेगा, प्रतिबिंब कहां बनेगा? ठीक है। आपको पता है कॉनकेव लेंस की फितरत क्या है? प्रकाश किरणों को दूर लेकर जाने की। ठीक है। जरा फटाफट बताइए कि कॉनकेव लेंस किसमें प्रयोग किया जाता है? कॉनकेव लेंस प्रयोग किया जाता है मायोपिया नाम की बीमारी में। मायोपिया नाम की बीमारी में प्रयोग किया जाता है। कॉनकेव लेंस इमेज को दूर लेकर जाता है। ठीक है। अगर आपने इसको नहीं लगाया तो क्या होगा? अगर इसको नहीं लगाइएगा तो जो इमेज है, जो प्रतिबिंब है, वो रेटिना से पहले बन जाएगा। यही तो मायोपिया है। जो इमेज है वो कहां बन जाएगा? रेटिना से पहले बन जाएगा, रेटिना से पहले बन जाएगा। ठीक है। इसका मतलब है कि ऐसे व्यक्ति को पास साफ दिखेगा और दूर जो है वो धुंधला दिखेगा, दूर जो है वो धुंधला दिखेगा। ठीक है। इसीलिए इसको ठीक करने के लिए हम लोग कॉनकेव लेंस का प्रयोग कर रहे होते थे। अब अगर आपसे हम सवाल पूछे कि बताइए कि जब हमने कॉनकेव लेंस का प्रयोग किया तो इसकी पावर कितनी होगी? याद रखिएगा कॉनकेव लेंस की पावर हमेशा नेगेटिव होती है। ठीक है। कैसी होती है? पावर नेगेटिव होती है। यानी अगर आपके चश्मे में माइनस लिखा हुआ है, अगर आपके चश्मे में माइनस लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आपको मायोपिया है। ठीक है। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। अगर आप सुन नहीं पा रहे, हियरिंग इंपेयरमेंट, कहने का मतलब है अगर आपको श्रवण दोष है तो बताइए ब्रेन का कौन सा हिस्सा प्रभावित है? अच्छा सवाल है। और इसी क्वेश्चन से हम लोग पूरा का पूरा ह्यूमन ब्रेन, पूरा का पूरा मानव मस्तिष्क क्या कर लेंगे? रिवाइज कर लेंगे। ठीक है। जरा जल्दी जल्दी से फटाफट से हमको इसका जवाब दीजिए, इसका आंसर दीजिए। श्रवण दोष मस्तिष्क के कौन से हिस्से पर प्रभाव डालेगा? आइए अब आपको हम इसी बात पर क्या करते हैं, पूरा का पूरा ह्यूमन ब्रेन, मानव मस्तिष्क पढ़ा देते हैं। जब आप ह्यूमन ब्रेन के बारे बात करते हैं, मानव मस्तिष्क के बारे बात करते हैं, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा पूरा का पूरा ब्रेन को आप 3 हिस्से में बांट सकते हैं। ब्रेन का सबसे बड़ा हिस्सा फोर ब्रेन कहलाता है, अग्र मस्तिष्क कहलाता है। ब्रेन का सबसे छोटा हिस्सा मध्य मस्तिष्क होता है। ठीक है। और ये है ब्रेन का पीछे वाला हिस्सा जिसको आप लोग हाइंड ब्रेन कहते हैं। दूसरा बात आपको क्या ध्यान रखना है कि जो फोर ब्रेन है, जो अग्र मस्तिष्क है, इसमें भी जो सबसे बड़ा हिस्सा है वो सेरिब्रम के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? सेरिब्रम के नाम से जाना जाता है। दूसरा बात क्या ध्यान रखेंगे? दूसरा बात ये ध्यान रखेंगे कि ये सेरिब्रम बहुत सारी चीजों के लिए जिम्मेदार है। ये सेरिब्रम जिम्मेदार है आपके देखने के लिए, आपके सुनने के लिए, आपके सूंघने के लिए, आपकी बोली के लिए। ठीक है। जब हम सेरिब्रम के बारे बात कर रहे हैं तो सेरिब्रम के बहुत सारे क्या है, बहुत सारे हिस्से हैं, बहुत सारे लोब हैं। तो पूरे के पूरे सेरिब्रम को हम अलग अलग हिस्सों में बांट सकते हैं। सबसे आगे वाला हिस्सा क्या कहलाता है? आगे वाला हिस्सा फ्रंटल कहलाता है। ठीक है।
ये किसके लिए जिम्मेदार है? ये जिम्मेदार है आपकी बोली के लिए। अगर आप ठीक तरीके से बोल पा रहे हैं, इसका मतलब है कि ब्रेन का ये वाला हिस्सा ठीक से काम कर रहा है। दूसरा क्या ध्यान रखना है कि ये जिम्मेदार है आपकी समझ के लिए, आपके मैथ्स के कैलकुलेशन के लिए, आपके याद रखने की क्षमता के लिए, सब कुछ के लिए। ब्रेन का सबसे ये जो पीछे वाला हिस्सा है ये ऑक्सीपिटल कहलाता है और ये जिम्मेदार है आपकी दृष्टि के लिए। मतलब आप जो भी चीज देख रहे हो उसका प्रतिबिंब रेटिना पर बन रहा है, लेकिन आपको आपका ब्रेन बता रहा है कि आपने क्या देखा, जो चीज आपने देखी वो अच्छी है बुरी है, इन सब का ज्ञान आपको कौन बता रहा है? ऑक्सीपिटल बता रहा है। ठीक। टेम्पोरल, टेम्पोरल यानी साइड में। टेम्पोरल का मतलब क्या है? टेम्पोरल का मतलब है ये साइड में। ठीक है, तो सुनना और सूंघना, सुनना और सूंघना किसके लिए जिम्मेदार है? टेम्पोरल। टेम्पोरल जिम्मेदार है सुनने के लिए और सूंघने के लिए। आप सुन रहे हो, आप अपनी तारीफ सुन रहे हो या अपने आप को गाली, अपने बारे गालियां सुन रहे हो, ये आपको कौन बताता है? कान का काम क्या है? कान का काम है सिर्फ सिग्नल इकट्ठा करना। कान का काम है सिर्फ सिग्नल इकट्ठा करना। क्या सुना? ये टेम्पोरल बताता है। ठीक है, क्या सूंघा? ये टेम्पोरल बताता है। पेराइटल, ये वाला हिस्सा किसके लिए जिम्मेदार है? ये जिम्मेदार है स्वाद के लिए। ये जिम्मेदार है स्वाद के लिए। ये जिम्मेदार है टच के लिए। किसी ने आपको टच किया, ठंडे हाथ से छुआ, गर्म हाथ से छुआ, ये सब आपको कौन बताता है? ये सब आपको पेराइटल हिस्सा बता रहा है। तो अब बताइए कि श्रवण दोष किसके जिम्मे है? श्रवण दोष आपके टेम्पोरल भाग के जिम्मे है। सुनना और सूंघना, सुनना और सूंघना किसके लिए है? आपके टेम्पोरल लोब के जरिए है। ठीक है, चलिए अगला सवाल। अगर ब्रेन का मेड्यूला ऑब्लोंगेटा खत्म कर दिया जाए, मेड्यूला ऑब्लोंगेटा क्या होता है? जो पश्च मस्तिष्क है, जो पश्च मस्तिष्क है, ठीक है, हाइंड ब्रेन के 3 हिस्से होते हैं। जो पश्च मस्तिष्क है उसके 3 हिस्से होते हैं और उसका सबसे आखिरी हिस्सा मेड्यूला है। ठीक है, ब्रेन का आखिरी हिस्सा मेड्यूला है और इसके बाद स्पाइनल कॉर्ड यानी मेरुरज्जु शुरू हो जाता है। मेड्यूला किसके लिए जिम्मेदार है? मेड्यूला जिम्मेदार है आपके शरीर की सारी अनैच्छिक क्रिया के लिए। मेड्यूला जिम्मेदार है आपके शरीर की सारी अनैच्छिक क्रिया के लिए, सारी इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज के लिए। ठीक है, आपका निगलना, आपकी हृदय गति, आपका श्वसन दर, उल्टी, छींक, सब के लिए क्या जिम्मेदार है? सब के लिए आपका मेड्यूला ऑब्लोंगेटा ही जिम्मेदार है। कह रहा है कि कोई विजन नहीं, दृष्टि नहीं, दृष्टि के लिए कौन सा जिम्मेदार है? सेरिब्रम जिम्मेदार है। और सेरिब्रम का कौन सा हिस्सा? सेरिब्रम का कौन सा हिस्सा? सेरिब्रम का ऑक्सीपिटल वाला हिस्सा। थर्मो रेगुलेशन यानी तापमान, तापमान कौन नियंत्रित करता है? तापमान नियंत्रित करने का काम हाइपोथैलेमस करता है। मेमोरी यानी स्मृति कौन नियंत्रित करता है? सेरिब्रम नियंत्रित करता है। ठीक है, इसका मतलब क्या जवाब होगा? जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आपको किसी भी तरीके का दर्द का एहसास नहीं होगा अगर आपका मेड्यूला ऑब्लोंगेटा काम नहीं कर रहा तो। ठीक है, चल सकते हैं आगे अगले सवाल पर। सवाल नंबर 8 पे, इमोशनल ब्रेन, भावनात्मक मस्तिष्क किसको कहते हैं? हमारा अगला सवाल हमसे पूछ रहा है कि इमोशनल ब्रेन या भावनात्मक मस्तिष्क किसको कहते हैं? कौन है जो हमारी भावनाओं को नियंत्रित कर रहा है? आप कभी बहुत ज्यादा मोटिवेशन में रहते हैं, कई बार बुरा महसूस करते हैं, ठीक है, इवन जो जिस तरह की भी भावना है, ये सारी भावनाएं नियंत्रित कौन करता है? नियंत्रित करता है लिम्बिक सिस्टम। ठीक है, लिम्बिक सिस्टम को हम लोग इमोशनल ब्रेन कहते हैं या भावनात्मक मस्तिष्क कहते हैं। हर तरह की भावना को नियंत्रित करता है। ब्रोकाज एरिया कहाँ होता है? ब से बोली और ब से ब्रोका। याद रखिएगा, बोली के लिए, स्पीच के लिए ब्रोकाज एरिया जिम्मेदार है और ये ब्रेन के फ्रंटल हिस्से में होता है। थैलेमस किसके लिए जिम्मेदार है? थैलेमस जिम्मेदार है पेन के लिए, दर्द। ठीक है, कौन ब्रेन को बता रहा है कि आपको दर्द हो रहा है? ये बात बताने के लिए थैलेमस जिम्मेदार है। कॉर्पस कैलोसम क्या करता है? तो याद रखिएगा, कॉर्पस कैलोसम सेरिब्रम के 2 हिस्सों को जोड़ता है। सेरिब्रम के 2 हिस्से को जोड़ता है। सेरिब्रम के 2 हिस्से को जोड़ने का काम किसका है? ये काम जो है ये कॉर्पस कैलोसम का है। ठीक है, 9वां सवाल, ब्रेन स्टेम में क्या नहीं शामिल होगा? ब्रेन स्टेम, मस्तिष्क स्तंभ में क्या नहीं शामिल होगा? ब्रेन स्टेम, स्टेम कैसा होता है? पौधे का स्टेम कैसा होता है? तना कैसा होता है? पौधे का तना बिल्कुल सीधा होता है। ठीक है, तो ब्रेन में भी जो हिस्से सीधे सीधे लाइन में आते हैं वो ब्रेन स्टेम बना रहे होते हैं। ठीक है, कौन कौन से ब्रेन स्टेम बनाएंगे? मिड ब्रेन यानी मध्य मस्तिष्क, ये पोन्स और मेड्यूला।
मिड ब्रेन, पोन्स और मेड्यूला, ये बिल्कुल लाइन में आते हैं तो ये ब्रेन स्टेम बना रहे होते हैं। साइड में ऐसे पेड़ की तरह सेरिबेलम निकलता है, ठीक है, ये साइड में है इसीलिए ये ब्रेन स्टेम का हिस्सा नहीं है। सेरिबेलम किसके लिए जिम्मेदार है? सेरिबेलम जिम्मेदार है आपके पोस्चर के लिए, आपका सीधा खड़ा रहना, सीधा चलना, इन सब के लिए सेरिबेलम जो है वो जिम्मेदार है, ठीक है, इन सब के लिए सेरिबेलम जिम्मेदार है। सेरिबेलम को ही लिटिल ब्रेन कहा जाता है, छोटा मस्तिष्क कहा जाता है, क्योंकि मस्तिष्क का दूसरा बड़ा हिस्सा और किससे मिलता जुलता है? ब्रेन के स्ट्रक्चर से ही क्या हो रहा है? मिलता जुलता है, ठीक है। तो सेरिबेलम इसका भाग नहीं है आपके ब्रेन स्टेम का, ठीक है। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है? माइलिन आवरण के बीच के गैप को क्या कहते हैं? ये अभी हमने जस्ट आपको थ्योरी जब हम अभी एक्सप्लेन करे थे तो हमने बताया, माइलिन है ना, ये एक्सॉन है, एक्सॉन के ऊपर की कवर माइलिन कहलाती है और दो माइलिन के बीच में बहुत छोटा सा माइक्रोस्कोपिक गैप है और इसको नोड ऑफ रैनवियर कहा जाता है, ठीक है। इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है नोड ऑफ रैनवियर, ठीक है। दूसरी बात क्या ध्यान रखना? दूसरी बात ध्यान रखना कि एक के बाद दूसरे सिग्नल तक पहुंचने के लिए ये जिम्मेदार है। जिस एक्सॉन के पास माइलिन शीथ होती है, माइलिन कवर होती है, वो सिग्नल को क्या कर रहा होता है? जल्दी ट्रांसफर कर रहा होता है। हाइपोथैलेमस से कौन नियंत्रित नहीं है? हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस किसका हिस्सा? फोर ब्रेन का हिस्सा, अग्र मस्तिष्क का हिस्सा है हाइपोथैलेमस। तापमान नियंत्रित करता है, बिल्कुल नियंत्रित कर रहा होता है हाइपोथैलेमस, ठीक है। खाने पीने की तलब, बिल्कुल भूख प्यास तापमान, तीन चीजें तो बिल्कुल नियंत्रित करता है, भूख प्यास तापमान। हार्मोन्स निकलते हैं हाइपोथैलेमस से, बिल्कुल। क्या ट्रिक याद रखनी है? अगर किसी हार्मोन के आगे रिलीजिंग या इनहिबिटिंग शब्द है, विमोचन करना या रोकना, छोड़ना या रोकना, तो उसके लिए हाइपोथैलेमस क्या है? जिम्मेदार है, ठीक है। और याद के लिए हाइपोथैलेमस जिम्मेदार नहीं है, मेमोरी के लिए हाइपोथैलेमस जिम्मेदार नहीं है, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया? आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर डी। आंखों के बारे कौन सी बात गलत है? आंखों के बारे कौन सी बात गलत है? ठीक है, हमारी जो मानव आंख है, जो हमारा आई बॉल है, वो गोलाकार है। क्या ये बात सही है? गोलाकार है, बिल्कुल। हमारी आंखें जो होती हैं वो एक हड्डी में स्थित होती है और हड्डी का नाम ऑर्बिट है, बिल्कुल सही है। आंखों की दीवार की तीन लेयर है, सबसे बाहर वाली स्क्लेरा, बीच वाली कोरोइड और अंदर वाली रेटिना, ये भी बात सही है। कह रहा है जो बाहरी परत है, जो बाहरी परत है स्क्लेरा है और वो ढीली संयोजी ऊतक से बनी है। बारीक वाला क्वेश्चन है, बिल्कुल बारीक वाला क्वेश्चन है। डी, बाहर की लेयर स्क्लेरा कहलाती है लेकिन ढीली संयोजी ऊतक नहीं है। सबसे बाहर वाली परत एक तरह से प्रोटेक्शन कर रही है, सुरक्षा कर रही है। अगर ये ढीली होती तो सुरक्षा कैसे कर पाती, प्रोटेक्शन कैसे कर पाती? ठीक है, तो बिल्कुल भी ये सुरक्षा प्रोटेक्शन नहीं कर पाती। क्या ध्यान रखेंगे? ये ढीली नहीं होती, ये डेंस होती है, यानी कि ये घना होता है। यही गलत है और गलत का चुनना था, आंसर डी हुआ। यूस्टेशियन ट्यूब, यूस्टेशियन ट्यूब कहां पर होता है भाई? कान में होता है। अगर कभी भी आप ऊंचाई पर गए हैं तो महसूस हुआ होगा कि कान लगता है बंद हो रहा है, खुल रहा है, बंद हो रहा है, खुल रहा है। क्यों? क्योंकि हमारी मिडल ईयर में, हमारे मध्य कान से एक ट्यूब निकल रही है, जिस ट्यूब का नाम क्या है? जिस ट्यूब का नाम है यूस्टेशियन ट्यूब। ये यूस्टेशियन ट्यूब कान के दोनों साइड प्रेशर को बराबर रखने का काम कर रही है। ये यूस्टेशियन ट्यूब कान को, आपके मानव कान को आपके फेरिंग से यानी कि ग्रसनी से जोड़ती है। यही कारण है कि कई बार अगर आप कान में दवाई डालते हैं तो आपको गले में क्या होती है? गले में महसूस हो रही होती है। तो मध्य कान को ग्रसनी से जोड़ती है, ठीक है। फेरिंग्स के जरिए इंटरनल ईयर और एक्सटर्नल ईयर को कनेक्ट करती है, ठीक है। फिर कह रहा है कान के दोनों साइड, ठीक है, सॉरी, फेरिंग्स के दोनों साइड प्रेशर को बराबर रखती है। बी एंड सी। क्या कहा है कि यूस्टेशियन ट्यूब क्या प्रदर्शन नहीं करता? क्या ये अंदरूनी कान को बाहरी कान से जोड़ रही है? बिल्कुल भी नहीं, अंदरूनी कान को बाहरी कान से नहीं जोड़ रही। मिडल ईयर को फेरिंग से जोड़ रही है, मध्य कान को फेरिंग से जोड़ रही है, ठीक है। फिर कह रहा है फेरिंग्स के दोनों साइड प्रेशर को बराबर रख रही है, बिल्कुल भी नहीं। कान के दोनों साइड प्रेशर को बराबर रख रही है, फेरिंग्स के दोनों साइड प्रेशर को बराबर नहीं रख रही।
ठीक है, कान के दोनों साइड प्रेशर को बराबर रख रही है। मध्य कान है तो बाहरी कान और अंतः कान के बीच में प्रेशर को क्या कर रख रही है, बराबर रख रही है। ठीक है, तो वही कह रहा है कि क्या काम नहीं कर रही होती, आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चल सकते हैं आगे अगले सवाल पर। सिलिंड्रिकल लेंस से कौन सी आंखों की दोष को आप ठीक कर सकते हैं? सिलिंड्रिकल लेंस आप तब इस्तेमाल करते हैं जब आपकी जो कॉर्निया है, कॉर्निया का शेप अलग अलग है। जब आपकी कॉर्निया का शेप सही नहीं है, कॉर्निया का शेप इरेगुलर है, अनियमित है, ऐसी स्थिति में आप बेलन आकार लेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, मायोपिया ठीक करने के लिए आप कॉनकेव लेंस इस्तेमाल करते हैं और हाइपरमेट्रोपिया ठीक करने के लिए आप कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल करते हैं। एस्टिग्मेटिज्म एक ऐसी बीमारी होती है जहां पर क्या होता है, जहां पर आप चीजों की एक्सिस को ठीक से, अक्ष को ठीक से नहीं देख पाते। ठीक है, तो एस्टिग्मेटिज्म में आपको जो लाइंस दिखती हैं वो सही तरीके से नहीं नजर आती और कॉर्निया के शेप में गड़बड़ी के कारण है, इसीलिए आप बेलन आकार के लेंस को क्या कर रहे होते हो, इस्तेमाल कर रहे होते हो। ठीक है, वो पतली सी झिल्ली जिसमें आंखों से लाइट आ रही होती है, सबसे पहले लाइट किसके जरिए आती है, तो सबसे पहले लाइट जो है वो कॉर्निया के जरिए ही आती है। तभी कॉर्निया में सबसे अधिक क्या होता है, रिफ्रैक्शन होता है, अपवर्तन होता है। ये भी आपको बता चुके हैं पहले वाले क्वेश्चंस में कि इमेज कहां पर बनता है, इमेज प्रतिबिंब रेटिना पर बन रहा होता है। और बताइए कि जो इमेज रेटिना पर बन रहा होता है वो कैसा बन रहा होता है। ठीक है, तो वो वास्तविक और उल्टा बन रहा होता है। आंखों की फोकल लेंथ में बदलाव होता है। भाई आपकी अगर आंखों में चश्मा नहीं है, अगर आपकी आंखें स्वस्थ है तो आप पास और दूर दोनों देख सकते हैं। ठीक है, आप दूर भी देख सकते हैं और आप क्या कर सकते हैं, पास भी देख सकते हैं, दोनों तरीके से आप देख सकते हैं। इसके लिए कौन जिम्मेदार है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है, इसके लिए जिम्मेदार है आपकी सीलियरी मसल, क्योंकि सीलियरी मसल्स जब आपको दूर देखना है तो आपकी फोकल लेंथ क्या होती है, फोकल लेंथ बढ़ जाती है। ठीक है, और जब आपको पास देखना होता है तो आपकी फोकल लेंथ कम हो जाती है। तो फोकल लेंथ बढ़ाने कम करने के लिए कौन जिम्मेदार है, जिम्मेदार है आपकी सीलियरी मसल। ठीक है, फिर कह रहा है रॉड्स एंड कोन्स, शलाका और शंकु कोशिका। तो जो रॉड्स होती हैं, जो शलाका कोशिका है उसमें एक पिगमेंट होता है, वर्णक होता है, नाम है उसका रोडोप्सिन। नाम क्या है उसका, नाम है उसका रोडोप्सिन। बताइएगा जरा रोडोप्सिन के बारे कि रोडोप्सिन किससे प्राप्त है, किससे प्राप्त है। भाई हम सबको पता है कि अगर विटामिन ए की कमी होती है तो रतौंधी रोग हो जाता है। अगर विटामिन ए की कमी होती है तो आपको नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है, रतौंधी रोग हो जाता है। रतौंधी रोग में होता है कि आप सूरज ढलने के बाद आपको धुंधला दिख रहा होता है। क्यों, क्योंकि विटामिन ए जिम्मेदार है रोडोप्सिन बनने के लिए और रोडोप्सिन रॉड्स के काम के लिए जिम्मेदार है। यानी अगर विटामिन ए की कमी होगी रोडोप्सिन की कमी होगी, और अगर रोडोप्सिन की कमी होगी तो रॉड्स ठीक से अपना काम नहीं कर पाएंगे। अगला सवाल रिसेप्टर के बारे, ग्राही के बारे, यहां पर कुछ बातें देखिए। गस्टेटरी का मतलब ही स्वाद होता है, गस्टेटरी का मतलब ही स्वाद होता है। रिसेप्टर का मतलब क्या है, रिसेप्टर का मतलब है जो किसी चीज को, किसी सेंस को ग्रहण करे। ठीक है, तो कह रहा है जो गस्टेटरी रिसेप्टर है, जो स्वाद संबंधी रिसेप्टर है, वो टेस्ट लेते हैं। ओल्फैक्टरी मतलब सूंघना, ओल्फैक्टरी मतलब सूंघना। ठीक है, तो ये किसी चीज का गंध पता लगाते हैं। पहला ही कथन क्या हो गया, सही हो गया। ऑडिटरी क्या करेगा, ऑडियो का मतलब ही साउंड होता है, ऑडियो का मतलब ही क्या होता है, साउंड होता है। ठीक है, इसीलिए ये बात गलत हो गई। ओल्फैक्टरी का मतलब सूंघना होता है। ठीक है, ये सारे बेसिक शब्द हैं, बेसिक शब्द से ही ये क्वेश्चन आपका क्या हो जाता, सॉल्व हो जाता। ठीक है, हमारा अगला सिस्टम कौन सा है, हमारा अगला सिस्टम है हमारा एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम कैसे काम कर रहा होता है, एंडोक्राइन सिस्टम काम कर रहा होता है हार्मोन्स के जरिए। ठीक है, हार्मोन्स की खासियत क्या है कि एंडोक्राइन सिस्टम के पास डक्ट नहीं होता, डक्ट नहीं होता यानी कि नालिका रहित होते हैं। मतलब एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो होती हैं हार्मोन्स को सीधे आपके ब्लड में छोड़ देते हैं। ठीक है, हार्मोन्स क्या बहुत अधिक मात्रा में स्रावित होते हैं, जी नहीं, हार्मोन्स बहुत ही कम मात्रा में स्रावित होते हैं।
अब हमको जरा ये बताइए कि हार्मोन्स कैसे हो सकते हैं। क्या कुछ हार्मोन स्टेरॉइड के बने हो सकते हैं? बिल्कुल। महिला का हार्मोन एस्ट्रोजन, पुरुष का हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है, ये सब के सब कैसे हो सकते हैं? ये सब के सब स्टेरॉइड से बने हो सकते हैं। पेप्टाइड हार्मोन, बिल्कुल। पिट्यूटरी के जितने भी हार्मोन्स हैं, पीयूष ग्रंथि जो मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड है उसके जितने भी हार्मोन्स हैं वो किसके बने होते हैं? प्रोटीन के बने होते हैं। अमीनो एसिड, बिल्कुल। एपिनेफ्रीन या एड्रिनलिन की बात अगर आप करते हैं तो वो अमीनो एसिड के पदार्थ से बने होते हैं। इसका मतलब है कि हार्मोन हर तरीके के हो सकते हैं। हार्मोन हर तरीके के हो सकते हैं, ठीक है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा स्टीरॉयड हार्मोन नहीं है। इनमें से कौन सा स्टीरॉयड हार्मोन नहीं है? एल्डोस्टेरॉन। एल्डोस्टेरॉन कहां से बनता है? एल्डोस्टेरॉन कहां से बन रहा होता है? अधिवृक्क ग्रंथि से, एड्रिनल ग्लैंड से। थायरॉक्सिन थायराइड और एस्ट्रोजन महिला की ओवरी से बन रहा होता है। इनमें से स्टीरॉयड कौन सा नहीं है? थायरॉक्सिन स्टीरॉयड नहीं है। हार्मोन्स की चौथी कैटेगरी है आइडोथायरोनिन। आइडोथायरोनिन मतलब आयोडीन मौजूद वाला, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, जो आपका थायरॉक्सिन हार्मोन है ये थायरॉक्सिन हार्मोन स्टीरॉयड हार्मोन कैसे भी नहीं है, ठीक है। अगले सवाल पर चलते हैं। गोनाडोट्रोपिक हार्मोन। गोनाडोट्रोपिक हार्मोन कौन बनाएगा? गोनाड का मतलब ही क्या है? गोनाड का मतलब ही है आपके प्रजनन तंत्र से संबंधित, आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम से संबंधित, ठीक है। क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्रजनन तंत्र से संबंधित हार्मोन कौन कौन से हार्मोन है? ये दो हार्मोन है। कौन कौन से हार्मोन? FSH और LH, फॉलिक्यूलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। किस किस का काम करते हैं ये दोनों? याद रखिएगा, FSH किस में मदद करते हैं? FSH पुरुष के स्पर्म बनाने में मदद करते हैं। LH किस में मदद करता है? ओवम को बाहर निकालने में मदद करता है, यानी ओव्यूलेशन में मदद करता है, ठीक है। आपसे पूछ रहा है इसको कौन बनाता है? इसको कौन बनाता है? किसके द्वारा स्रावित होती है? याद रखिएगा, ये आपकी अग्रपीयूष ग्रंथि के द्वारा स्रावित होती है, ठीक है। याद रखिएगा, एंटीरियर एंड मिडिल पिट्यूटरी, ठीक है। अग्रपीयूष ग्रंथि और मध्य पीयूष ग्रंथि से रिलेटेड हार्मोन्स कौन कौन से हैं? FSH, LH, ACTH, TSH, MSH, प्रोलैक्टिन और आपका ग्रोथ हार्मोन, ठीक है। ये आपके सारे हार्मोन्स हैं जो अग्र और मध्य पीयूष ग्रंथि से, एंटीरियर और मिडिल पिट्यूटरी से क्या कर रहे होते हैं? निकल रहे होते हैं, ठीक। क्लियर? चल सकते हैं आगे अगले सवाल पर। हमारा अगला सवाल हमसे पूछ रहा है कि पुरुष में जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर होते हैं, मतलब जब आप पुरुष को देख रहे होते हैं तो पुरुष की आवाज भारी होती है, ठीक है, दाढ़ी मूछ वगैरह होता है। तो सवाल कह रहा है कि ये जो पुरुष में जो गुण हैं ये किसके कारण हो रहे होते हैं? याद रखिएगा, पुरुष के ये सारे गुण टेस्टोस्टेरॉन के कारण हो रहे होते हैं। कोई आपसे पूछता है कि टेस्टोस्टेरॉन का स्राव कौन कर रहा है? तो याद रखिएगा, टेस्टोस्टेरॉन के स्राव के लिए जिम्मेदार कौन है? टेस्टिस जिम्मेदार है, यानी वृषण जिम्मेदार है, ठीक है। अगर आपसे पूछता है कि ये टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन निकालने के लिए भी कोई हार्मोन चाहिए क्या? ये हार्मोन निकालने के लिए भी कोई हार्मोन चाहिए? बिल्कुल। याद रखिएगा, एक हार्मोन होता है जिसका नाम है LH, ठीक है। पुरुष में भी हार्मोन होता है LH। तो ये LH हार्मोन पुरुष के टेस्टिस पर काम करता है। टेस्टिस पर एक खास सेल होती है जिसका नाम है लेडिक सेल, जिसका नाम है लेडिक सेल। लेडिक सेल पर काम कर रहा होता है और लेडिक सेल से ये वाला हार्मोन निकलता है जिसका नाम है टेस्टोस्टेरॉन, ठीक है। तो हार्मोन निकालने के लिए भी शरीर में हार्मोन चाहिए। आप समझ लीजिए कि हमारा शरीर कितना सुस्त है कि अगर आप चाहते हैं कि हार्मोन निकले तो हार्मोन निकालने के लिए भी ऊपर से आपको और हार्मोन्स की आवश्यकता हो रही होती है। अग्रपीयूष ग्रंथि से कौन नहीं निकलता? आपको हम क्या बताएं? FSH, LH, ACTH, TSH, MSH, प्रोलैक्टिन, ग्रोथ हार्मोन। ऑक्सीटोसिन की जब हम बात करते हैं तो ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन ये दो हार्मोन हैं जो कहां से निकलते हैं? जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी से निकलते हैं, यानी कि पश्च पीयूष ग्रंथि से निकल रहे होते हैं।
दूसरी बात ध्यान क्या रखेंगे कि ये जो ऑक्सीटोसिन है ये किसके काम आता है, ऑक्सीटोसिन का कार्य क्या है। याद रखिएगा ऑक्सीटोसिन के दो तरीके के कार्य होते हैं। ऑक्सीटोसिन के क्या होते हैं, दो तरीके के कार्य होते हैं। इसका पहला कार्य क्या है, इसका पहला कार्य है यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि गर्भाशय का संकुचन, गर्भाशय का संकुचन, जिससे कि बच्चा आसानी से बाहर निकल सके। और इसका दूसरा काम क्या है, इसका दूसरा काम क्या है, इसका दूसरा काम है मिल्क इजेक्शन। मिल्क इजेक्शन का मतलब क्या है, दूध का बाहर निकलना। स्तन ग्रंथि से दूध के बाहर निकलने के लिए भी यही क्या होता है, यही जिम्मेदार होता है। अभी जस्ट बताए लेडिक सेल्स क्या बनाते हैं, लेडिक सेल्स टेस्टिस में होता है, वृषण में होता है। ठीक है, लेडिक सेल पर एक हार्मोन काम करती है, लेडिक सेल पर LH हार्मोन काम करती है, और ये लेडिक सेल पुरुष के सारे हार्मोन्स निकालता है। ठीक है, पुरुष के क्या कर रहे होते हैं, पुरुष के हार्मोन्स निकालते हैं, और पुरुष के सारे हार्मोन्स को इकट्ठे एंड्रोजन कहते हैं। एंड्रो का मतलब ही क्या होता है, एंड्रो का मतलब ही मेल होता है, यानी कि पुरुष होता है। कौन से हार्मोन में आयोडीन होता है, इनमें से कौन सा हार्मोन है जिसमें कि आयोडीन होता है, आयोडीन कौन से हार्मोन में होता है। तो आयोडीन बनने के लिए थायराइड के हार्मोन्स इंपॉर्टेंट है। थायराइड के हार्मोन्स ठीक से बन सके इसके लिए आयोडीन की आवश्यकता है, और इसमें आपको थायरॉक्सिन दिख रहा है। थायरॉक्सिन का दूसरा नाम क्या है, थायरॉक्सिन को ही हम लोग T4 कहते हैं। किसके लिए जिम्मेदार है, ये जिम्मेदार है आपके शरीर के सारे मेटाबॉलिज्म के लिए, सारे तरीके के चयापचय के लिए। ये क्या है, ये आपका जिम्मेदार है। कॉर्टिसोल कौन स्रावित करता है, कॉर्टिसोल। जब आप बात करते हैं अपनी किडनी की, तो आपके पास दो किडनी है, और किडनी के ऊपर दो ग्रंथि होती है, जिसको आप कहते हैं अधिवृक्क ग्रंथि, या अंग्रेजी में कहते हैं अड्रीनल ग्लैंड, अंग्रेजी में कहते हैं अड्रीनल ग्लैंड। इस अधिवृक्क ग्रंथि के बाहर के भाग को क्या कहते हैं, बाहर के भाग को कॉर्टेक्स कहते हैं, और अंदर के भाग को मेड्यूला कहते हैं। याद रखिएगा अंदर के भाग से इमरजेंसी हार्मोन्स निकलते हैं, आपातकालीन हार्मोन निकलते हैं। अंदर के भाग को मेड्यूला कहते हैं, और अंदर के भाग से कौन कौन से इमरजेंसी हार्मोन निकल रहे होते हैं, एड्रीनलिन, नॉर एड्रीनलिन। ठीक है, और कॉर्टेक्स से क्या निकल रहा होता है, कॉर्टेक्स से निकल रहा होता है कॉर्टिसोल। सो सी से कॉर्टेक्स, सी से कॉर्टेक्स, सी से कॉर्टेक्स, सी से कॉर्टिसोल। ये कॉर्टिसोल किसके लिए जिम्मेदार है, याद रखिएगा इस कॉर्टिसोल को कहते हैं शरीर का स्ट्रेस हार्मोन। ठीक है, जब जब आप अधिक स्ट्रेस में होंगे, अधिक तनाव में होंगे, तो शरीर में कॉर्टिसोल की मात्रा बढ़ती चली जाएगी। जितना ज्यादा कॉर्टिसोल उतना ज्यादा शुगर। ठीक है, आपको पता नहीं अगर है तो जान लीजिए कि जो अधिक शुगर की बीमारी होती है, डायबिटीज, स्ट्रेस से भी हो जाता है। लंबे समय तक अगर आप तनाव में रहते हैं, शरीर में कॉर्टिसोल बढ़ता है, और कॉर्टिसोल के वजह से क्या हो जाता है, शरीर में शुगर की मात्रा जो होती है वो बढ़ जाती है। तो शरीर का स्ट्रेस हार्मोन कौन सा है, आपका कॉर्टिसोल है। ठीक है, क्लियर है ये वाली बात। अगले सवाल पर चल रहे हैं। ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन का मतलब क्या है, ये है महिला की ओवरी। महिला के पास दो ओवरी होती है, दो अंडाशय होती है। जैसे सीप के अंदर मोती होता है, वैसे ही ओवरी के अंदर ओवम रहता है, यानी कि डिंब रहता है। तो ओवरी के अंदर से ओवम का निकलना, ओवरी के अंदर से ओवम का निकलना ओव्यूलेशन कहलाता है। ठीक है, क्योंकि जब ये ओवम बाहर निकलेगा तभी जाकर इसके चांसेस होंगे कि ये आगे जाके स्पर्म से मिलेगा, शुक्राणु से मिलेगा, और आगे चल के बच्चे पैदा होंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा ओवरी से ओवम का बाहर निकलना यही ओव्यूलेशन कहलाता है। और इसका कारण क्या है, इसका कारण है LH हार्मोन। इसका कारण क्या है, इसका कारण है LH हार्मोन। ये LH हार्मोन क्या कर रहा होता है, ये सबसे बड़े सेल पर काम कर रहा होता है, जिसका नाम है ग्राफियन फॉलिकल या ग्राफी पुटक। ये LH जो है ये ग्राफी पुटक को फोड़ता है, ये LH जो है ये ग्राफी पुटक को फोड़ता है, और इसके फोड़ने के वजह से ये जो ओवम है ये ओवम बाहर आता है। ठीक है, तो
तात्कालिक कारण पूछा गया है, तात्कालिक कारण यानी कि तुरंत कारण क्या है, तुरंत कारण क्या है शरीर से ओवम बाहर निकलने का, क्या लिखिएगा, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कारण है। ठीक है, क्लियर। प्रोजेस्टेरॉन क्या कर रहा होता है, प्रोजेस्टेरॉन को हम लोग प्रेगनेंसी हार्मोन कहते हैं, प्रोजेस्टेरॉन को हम लोग प्रेगनेंसी हार्मोन कहते हैं। ठीक है, एक हेल्दी प्रेगनेंसी मेंटेन हो सके, ठीक है, जो यूट्रस की लाइनिंग है, जो गर्भाशय की परत है, वो इतनी मोटी हो कि बच्चा वहां पर बिल्कुल आराम से रह सके, उसका विकास ठीक से हो सके, उसके लिए प्रोजेस्टेरॉन की आवश्यकता है। एस्ट्रोजन का क्या काम है, एस्ट्रोजन की वजह से ही महिला बनती है। मतलब अगर आप एक महिला को देख रहे होते हैं, उसके स्तन विकसित हैं, ठीक है, उसके शरीर पे कम बाल है, उसकी आवाज पुरुष से अलग है, तो ये सारा कुछ एस्ट्रोजन कराता है। एफएसएच, एफएसएच किस चीज के लिए जिम्मेदार है, एफएसएच यानी फॉलिक्यूलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन किस चीज के लिए जिम्मेदार है, याद रखिएगा एफएसएच जिम्मेदार है कि महिला के ओवरी के अंदर जो फॉलिकल हैं उनका आकार बढ़ता रहे, जो फॉलिकल हैं जिनके अंदर ओवम है वो फॉलिकल विकसित होते रहे, उसके लिए एफएसएच क्या है, एफएसएच जिम्मेदार है। आयोडीन किसके निर्माण के लिए, आयोडीन किसके निर्माण के लिए इंपॉर्टेंट है, जल्दी जल्दी बताएंगे, बहुत सिंपल है, आयोडीन जो है ये थायराइड हार्मोन के निर्माण के लिए जरूरी है। एड्रेनलिन की क्या खासियत है, अगर आपसे हम पूछते हैं एड्रेनलिन किसके द्वारा स्रावित किया जाता है तो क्या कहेंगे, एड्रेनलिन जो है ये एड्रीनल ग्लैंड से बनता है और एड्रीनल ग्लैंड के मेड्यूला से बनता है। ठीक है, मेड्यूला वाले हिस्से से बन रहा होता है। एड्रेनलिन को इमरजेंसी हार्मोन कहा जाता है, आपकी हृदय गति बढ़ाता है, ठीक है, आपका श्वसन दर बढ़ा रहा होता है, आपका रेस्पिरेटरी रेट बढ़ा रहा होता है। ठीक है, जो हम कहते हैं डर में हमारे रोंगटे खड़े हो जाना, ये सारा काम एड्रेनलिन कर रहा होता है। तभी जो हार्ट फेलियर के मरीज होते हैं, ठीक है, जो हार्ट फेलियर के मरीज होते हैं जिनका हृदय धड़कना बंद कर दे रहा है या कम कर दे रहा है, उनको तुरंत इमरजेंसी में एड्रेनलिन की इंजेक्शन लगाई जाती है, क्योंकि एड्रेनलिन हृदय गति को बढ़ा सकता है। ठीक है, इंसुलिन क्या कर रहा होता है, इंसुलिन ध्यान रखिएगा ये आपके ब्लड ग्लूकोज को कम करता है। ऑक्सिन, ऑक्सिन कहाँ है, ऑक्सिन तो प्लांट का हार्मोन है। ऑक्सिन क्या है, ऑक्सिन याद रखेंगे, ऑक्सिन जो है वो प्लांट का हार्मोन है, ये पादप का हार्मोन है, पादप के अंदर ग्रोथ करने का काम करता है। ठीक है, पादप के अंदर ग्रोथ करने का, वृद्धि करने का काम किसका है, ऑक्सिन का है। इंसुलिन के बारे में गलत कथन आपको चुनना है। इंसुलिन पैनक्रियास से बनता है, बिल्कुल सही बात है। पैनक्रियास की कौन से सेल से बनता है, बीटा सेल से बनता है, बीटा कोशिका से बनता है। पैनक्रियास का वो हिस्सा जो हार्मोन बनाता है उसको क्या कहते हैं, पैनक्रियास का वो हिस्सा जो हार्मोन बनाता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम नाम देते हैं आइलेट ऑफ लैंगरहैंस या लैंगरहैंस के द्वीप। ठीक है, क्या ये हमारे शरीर में ब्लड शुगर को नियंत्रित करता है, बिल्कुल नियंत्रित करता है। क्या इसकी कमी से डायबिटीज हो सकता है, बिल्कुल सही बात है, डायबिटीज हो सकता है। क्यों, कमी होगी तो क्या होगा, शुगर बढ़ा रहेगा। अब हमको ये बताइएगा कि डायबिटीज के लिए कौन कौन से ब्लड टेस्ट किए जाते हैं। अगर आपसे हम पूछते हैं कि HbA1c जो टेस्ट होता है इसका परीक्षण कौन सी बीमारी के लिए किया जाता है, क्या लिखिएगा, डायबिटीज के लिए। ठीक है, HbA1c एक ऐसा टेस्ट होता है जिससे पता चलता है कि आपके हीमोग्लोबिन में कितना ग्लूकोज रहा है 3 महीने। तो एक तरह से 3 महीने का आपके शरीर का शुगर नियंत्रण बता रहा होता है। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि शरीर का शुगर को कम करता है। शुगर को कैसे कम करता है, क्या कोई जादू है, क्या कोई जादू है जिससे ये शुगर को कम करता है, बिल्कुल भी नहीं। कैसे कम कर रहा होता है, ये जो ग्लूकोज है उस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल देता है। ठीक है, तो ये शुगर को कम कैसे करता है, ये ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल देता है। ठीक है, तो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल गए तो जाहिर सी बात है ब्लड में ग्लूकोज कम हो गया। दूसरा क्या कर रहा होता है, ये ग्लूकोज को सेल में भेज देता है। जो ग्लूकोज आपके खून में तैर रहा है उस ग्लूकोज को खून से हटाकर सेल में भेज देता है। तो जाहिर सी बात है ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से ये हार्मोन आपका काम कर रहा होता है। कैसे काम कर रहा है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल देता है। दूसरा काम क्या कर रहा है, ब्लड में जो ग्लूकोज तैर रहा है उसको सेल में भेज देता है। तो जाहिर सी बात है ब्लड में ग्लूकोज कम हो गया। शरीर का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ये किसका काम है, ये काम है आपके ग्रोथ हार्मोन का। और ग्रोथ हार्मोन कौन बनाती है, ग्रोथ हार्मोन पिट्यूटरी बनाती है, ये इंसुलिन का काम नहीं है।
ठीक है, बी क्या है, बी गलत है और इसीलिए यही इसका जवाब हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चल रहे हैं। अगला सवाल हमसे क्या पूछ रहा है, ऑस्टियोपोरोसिस में किसकी भूमिका है, ऑस्टियोपोरोसिस में किसकी भूमिका है, ऑस्टियोपोरोसिस में किसकी भूमिका, ऑस्टियो मतलब हड्डी, पोर मतलब छेद। ऑस्टियोपोरोसिस एक ऐसी बीमारी है जहां पर आपकी हड्डी में छेद हो जाता है, हड्डी पतली हो जाती है, आसानी से टूट सकती है। ठीक है, किसकी भूमिका है, ये विटामिन डी की कमी से होता है, विटामिन डी की कमी से होता है। और हार्मोन की बात अगर हम करें तो, हार्मोन की बात अगर हम करें तो पैराथायरॉयड हार्मोन करता है ये, क्योंकि पैराथायरॉयड हार्मोन की अगर कमी हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, कैल्शियम की कमी हो जाएगी। और अगर शरीर में कैल्शियम कम है, विटामिन डी कम है, तो कैल्शियम का अवशोषण कम हो जाएगा, और कैल्शियम कम तो हड्डी कमजोर। ठीक है, साथ ही साथ ऑस्टियोपोरोसिस का खतरा उन महिलाओं में देखा जाता है जो मेनोपॉज के पास है, जिनका मासिक धर्म हमेशा के लिए बंद हो जाने वाला है, जैसे 40 से 50 साल के बीच में। ठीक है, क्योंकि ऐसी महिलाओं में एस्ट्रोजन की काफी ज्यादा कमी हो जाती है। तभी कहते हैं कि एक उम्र के बाद महिला को दूध वगैरह का सेवन बढ़ा देना चाहिए, कैल्शियम की गोली वगैरह अलग से लेनी चाहिए, क्योंकि उम्र के साथ जब महिलाओं में एस्ट्रोजन की मात्रा कम होती है तो उस एस्ट्रोजन की मात्रा कम होने से शरीर में कैल्शियम का भी नियंत्रण बिगड़ता है और हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। ठीक है, तो ये दोनों की क्या है, अहम भूमिका है। हाइपर कैल्सिमिक फैक्टर किसको कहते हैं, हाइपर शब्द का मतलब क्या है, हाइपर शब्द का मतलब है ज्यादा, और कैल्सिमिक का मतलब क्या है, कैल्शियम। ठीक है, आपको बताना है कि यहाँ पर कौन है जो कैल्शियम की मात्रा को बढ़ाने में मदद कर रहा है, ब्लड में कैल्शियम की मात्रा को बढ़ाने में मदद कौन कर रहा है, हाइपर कैल्सिमिक फैक्टर कौन है, पैराथॉर्मोन है। कैल्सिटोनिन क्या करता है, ये कैल्शियम की मात्रा को कम करता है, इसको बनाता कौन है, इसको बनाती है थायराइड ग्रंथि। अगर कैल्शियम की मात्रा कम हो जाती है तो उसके लिए हम शब्द इस्तेमाल करते हैं हाइपोकैल्सिमिक। हाइपो का मतलब ही क्या है, कम। ठीक है, अगर आपसे हम पूछते हैं हाइपरग्लाइसिमिक तो जवाब क्या होता, अगर आपसे हम पूछते हाइपरग्लाइसिमिक तो आपका जवाब क्या होता, आप कहते मैम हाइपर का मतलब है ज्यादा, ग्लाइसेमिक का मतलब है ग्लूकोज। कौन है जो ग्लूकोज को बढ़ा देता है, जवाब होता ग्लूकागॉन। इंसुलिन ग्लूकोज को कम कर देता है, कम करने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, हाइपो। कौन से हॉर्मोन्स हैं जो आइडेंटिकल हैं यानी एक जैसे हैं, एसीटीएच और एड्रेनलिन एक जैसा है, बिल्कुल भी नहीं। एड्रेनलिन दूसरा काम करता है, एसीटीएच एड्रिनल ग्लैंड पर काम करके दूसरा हार्मोन निकाल रहा होता है। एचसीजी प्रोजेस्टेरॉन, बिल्कुल भी नहीं। एचसीजी कौन सा हार्मोन है, एचसीजी से ही प्रेगनेंसी की पहचान होती है, एचसीजी हार्मोन का ही इस्तेमाल किया जाता है प्रेगनेंसी टेस्ट में। ऑक्सीटोसिन और कैल्सिटोनिन सेम है, बिल्कुल भी नहीं, ये दोनों के दोनों अलग हैं। वैसोप्रेसिन और एडीएच, ये बात बिल्कुल सही है, वैसोप्रेसिन को ही एडीएच के नाम से जानते हैं। ये कहां पर निकलता है, ये निकलता है पिट्यूटरी ग्लैंड से, और वो भी पोस्टीरियर पिट्यूटरी से, यानी पश्चपीयूष ग्रंथि से निकल रहा होता है। पश्चपीयूष ग्रंथि से निकलकर ये काम किस पर करता है, ये काम करता है आपकी किडनी पर, आपके वृक्क पर, और जल का पुनः अवशोषण करता है। ठीक है, किडनी पर काम कर रहा होता है, और किडनी से क्या कर रहा होता है, किडनी से पानी खींचकर निकाल लेता है। विशाल हाथ और पैर, ठीक है, आपके हाथ पैर बहुत ज्यादा बड़े हैं, बहुत ज्यादा विशाल हैं, साथ ही साथ आप गुरिल्ला जैसे दिख रहे हैं, गुरिल्ला जैसे दिख रहे हैं। विशाल काय किसके वजह से है, जाहिर सी बात है जब आपका ग्रोथ हार्मोन एक्सेस में होता है, ग्रोथ हार्मोन की मात्रा जब अधिक हो जाती है तो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है जाइगैंटिज्म, वो कहलाता है जाइगैंटिज्म। ठीक है, ग्रोथ हार्मोन की एक्सेस अगर एक खास उम्र के बाद हो जाए तब हम उसको एक्रोमेगैली कहते हैं। एक्रोमेगैली, एक्रोमेगैली क्या होती है, एक्रोमेगैली का मतलब है कि एक खास उम्र के बाद ग्रोथ हार्मोन की मात्रा बढ़ गई। ठीक है, जाइगैंटिज्म का मतलब क्या है, पैदा होते के साथ ग्रोथ हार्मोन की मात्रा बढ़ गई। एक्रोमेगैली का मतलब क्या है कि एक खास उम्र के बाद, एक खास उम्र के बाद ग्रोथ हार्मोन की मात्रा बढ़ जाती है तो हम उसको एक्रोमेगैली का नाम दे रहे होते हैं।
एडीएच की कमी से कौन सी बीमारी होगी? अभी हम आपको क्या बताएं, एडीएच का काम क्या है? एडीएच का काम है किडनी पर काम करता है, किडनी से पानी खींच लेता है। अगर एडीएच की कमी होगी तो क्या होगा? अगर एडीएच की कमी होगी तो किडनी से पानी नहीं खींच पाएगा। बीमारी होती है, नाम है मूत्र में, अंग्रेजी में कहते हैं डायबिटीज इंसिपिडस, डायबिटीज इंसिपिडस। और ये एक ऐसी बीमारी है जहां पे आपके यूरिन में बहुत ज्यादा पानी निकलता है। ठीक है, ये एक ऐसी बीमारी है जहां पे क्या निकलता है, यूरिन में बहुत ज्यादा पानी निकल रहा होता है, डाइल्यूट यूरिन हो रहा होता है। बीमारी का नाम है मूत्र में, इंग्लिश में इसको कहते हैं डायबिटीज इंसिपिडस। पश्चपीयूष ग्रंथि, पोस्टीरियर पिट्यूटरी के बारे बात बताइए। पोस्टीरियर पिट्यूटरी उस निकम्मे बेटे की तरह है जो अपने अपने जीवन में कुछ नहीं करता, सिर्फ बाप की दौलत पर हक जमाता है। ठीक है, होते हैं ना इस तरह के बच्चे जो खुद कुछ नहीं करते और सिर्फ बाप की दौलत को अपने पास पकड़ कर रख रहे होते हैं। तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी वैसा ही है, ये अपने कोई हार्मोन नहीं बनाता, ये अपने पिताजी यानी हाइपोथैलेमस के बनाए हुए हार्मोन को इकट्ठा करता है और उन्हीं को निकालने का काम करता है। ठीक है, तो पहला कथन बिल्कुल सही है, अपने हार्मोन बनाता है, ये गलत बात है, ये भी गलत बात है, ये भी गलत बात है। ठीक है, पिताजी के बनाए हुए दौलत पर कब्जा करता है। और कौन से दो हार्मोन्स निकल रहे हैं इससे? ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन। सोने उठने का चक्र कौन नियंत्रित कर रहा है? सोने उठने का चक्र, मासिक धर्म, ये सब नियंत्रित करने का काम किसका है? ये सब नियंत्रित करने का काम मेलाटोनिन का है, और मेलाटोनिन को बनाने का काम पीनियल ग्लैंड का है, पीनियल ग्रंथि का है। सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि, स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड। ठीक, अगला सवाल, ट्रिपल एफ, ट्रिपल एफ का मतलब क्या है? एफ से फियर, फाइट और फ्लाइट। जब आप किसी से डरते हैं, जब आप किसी स्थिति से भाग रहे होते हैं, जब आप लड़ रहे होते हैं, ये तीनों ही स्थिति शरीर के लिए आपातकालीन स्थिति है। जब आपकी हृदय गति, आपका श्वसन दर, पसीना निकलना, रोंगटे खड़े हो जाना, ये सारी गतिविधि होती है। और इसके लिए कौन जिम्मेदार है? एड्रीनल ग्लैंड जिम्मेदार है। कौन सा हिस्सा? कॉर्टेक्स या मेड्यूला? याद रखिएगा, अधिवृक्क ग्रंथि का अंदर वाला हिस्सा जिसको एड्रिनल मेड्यूला कहते हैं, और इससे हार्मोन निकलता है आपका एड्रिनलिन और नॉर एड्रिनलिन। ठीक, अगला सवाल, डायबिटीज इंसिपिडस, अभी जस्ट बात किए थे, डायबिटीज इंसिपिडस किसकी कमी के कारण है? इंसुलिन? जी नहीं, ये क्वेश्चन में अगर डायबिटीज मेलाइटस पूछता, अगर डायबिटीज मेलाइटस पूछता तब आप ये इंसुलिन जवाब देते। डायबिटीज इंसिपिडस यानी मूत्र में किसकी कमी से है? तो मूत्र में जो है वो वैसोप्रेसिन की कमी से है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं कौन से चैप्टर पर? अब कुछ बातें करेंगे जेनेटिक्स चैप्टर की। डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर किसने दिया? डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर किसने दिया? तो ये देने वाले थे वॉटसन एंड क्रिक। ठीक है, अब हमको बताइएगा कि डीएनए क्या पॉलीमर है कि नहीं? कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी आंसर करेंगे। क्या डीएनए पॉलीमर है? डीएनए बहुलक है? यस। तो डीएनए किसका बना होता है? डीएनए छोटी छोटी इकाई का बना होता है जिसको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियोटाइड। एक न्यूक्लियोटाइड किसका बना है? एक न्यूक्लियोटाइड तीन चीजों का बना है, बेस, शुगर एंड फॉस्फेट। शुगर कितने कार्बन की होती है? याद रखिएगा, जो शुगर होती है वो 5 कार्बन की होती है। कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5। पहले कार्बन पर बेस जुड़ा रहता है, और बेस किसका बना होता है? बेस बना होता है नाइट्रोजन का। पांचवें कार्बन पर फॉस्फेट ग्रुप जो है वो लगा होता है। ठीक है, तो ये तीनों चीजें मिला करके एक न्यूक्लियोटाइड बनता है, और बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड को इकट्ठा करके क्या बन रही होती है? डीएनए बन रही होती है। डीएनए दिखता कैसा है ये बताया किसने? वॉटसन एंड क्रिक ने। डीएनए की खोज किसने की? खोज करने वाले कौन थे भाई? खोज करने वाले कौन थे? याद रखिएगा, खोज करने वाले इनमें से कोई भी नहीं थे, क्योंकि खोज किया था फ्रेडरिक मीशर ने। खोज किसने किया था? खोज करने वाले थे फ्रेडरिक मीशर। चलिए अब हम आपसे सवाल पूछ रहे हैं, डीएनए और आरएनए में ज्यादा स्टेबल कौन है, ज्यादा स्थिर कौन है?
जो भी लोग फाउंडेशन हमसे पढ़ चुके हैं जल्दी जल्दी बताएंगे। डीएनए आरएनए में ज्यादा स्टेबल कौन है, ज्यादा स्थिर कौन है? याद रखिएगा, डीएनए जो है वो ज्यादा स्टेबल है, ज्यादा स्थिर है। ठीक है, अगर आपसे पूछता है कि म्यूटेशन उत्परिवर्तन किस में होता है ज्यादा, तो याद रखिएगा आरएनए कम स्टेबल है, कम स्थिर है। कम स्टेबल का मतलब क्या है कि बदलता रहता है। ठीक है, इसीलिए आरएनए में ज्यादा म्यूटेशन होता है, ज्यादा उत्परिवर्तन होता है। कोविड का जो वायरस था, ठीक है, कोविड का जो वायरस था उसके पास जो जेनेटिक मटेरियल थी, आनुवांशिक सामग्री थी, वो आरएनए थी। इसी वजह से कोविड के वायरस के आपको बहुत सारे रूप देखने को मिल रहे थे। ठीक है, तो याद रखिएगा डीएनए ज्यादा स्टेबल है, ज्यादा स्थिर है। आरएनए में ज्यादा आपको क्या देखने को मिलते हैं, ज्यादा बदलाव देखने को मिलते हैं। ठीक है, एक डीएनए में अचानक से परिवर्तन। अब डीएनए किसका बना है? डीएनए बेस का बना है। अगर हम डीएनए की बात करते हैं तो डीएनए किसका बना होता है? डीएनए बेस का बना होता है ना। एडेनिन के साथ थाइमिन जुड़ता है डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से, और साइटोसिन के साथ गुआनिन जुड़ता है ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड से। ठीक, हर एक डीएनए में बेस का एक क्रम होता है। किसी का भी डीएनए होता है तो वहां पर बेस का क्रम होता है। मान लेते हैं ये क्रम है, मान लेते हैं ये क्रम है। अगर इस क्रम में अचानक से बदलाव आ जाए, अगर इस क्रम में अचानक से बदलाव आ जाए, मान लेते हैं अचानक से 2 C ऐसे उड़ जाए, या C के जगह फिर से T और A आ जाए, ठीक है, तो किसी भी तरीके का बदलाव क्या कहलाता है? किसी भी तरीके का बदलाव म्यूटेशन कहलाता है। और ये म्यूटेशन की थ्योरी किसने दी थी? म्यूटेशन की थ्योरी देने वाले कौन थे? देने वाले साइंटिस्ट का नाम था ह्यूगो डी व्राइज। कमेंट बॉक्स में कौन बताएगा कि ह्यूगो डी व्राइज ने म्यूटेशन की खोज किस पौधे पर की थी? म्यूटेशन उत्परिवर्तन का मतलब है डीएनए के क्रम में अचानक से बदलाव। कमेंट बॉक्स में कौन बताएगा हमको ये बात कि ये जो म्यूटेशन होता है, जो खोज की थी ह्यूगो डी व्राइज ने, ये किस पौधे पर खोज की थी? ह्यूगो डी व्राइज ने खोज की थी म्यूटेशन की, पौधे का नाम बताइए। उत्परिवर्तन, हम पूछ रहे हैं किस पर खोज की थी? टोबैको? जी नहीं, टोबैको पे वायरस की खोज की गई थी। टोबैको पर वायरस की खोज की गई थी। इवनिंग प्रिमरोज, शाजिया का आंसर सबसे पहले आया। टोबैको पे वायरस की खोज की गई थी। हद है भाई, इवनिंग प्रिमरोज नाम था पौधे का। ठीक है, इवनिंग प्रिमरोज नाम था किसका? पौधे का। अगले सवाल पर चल रहे हैं हम लोग। प्रिमिटिव अर्थ, ठीक है, पहले की धरती, पहले की धरती के लिए बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए गए थे, जिसमें कि एक बहुत फेमस एक्सपेरिमेंट था मिलर एंड यूरेका। मिलर एंड यूरेका, ठीक है, इनके एक्सपेरिमेंट में बताइए कि कौन सी गैस उस वक्त नहीं मौजूद थी, यानी पहले की जो धरती थी उस समय कौन सी गैस नहीं मौजूद थी? मीथेन, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन? कौन सी गैस नहीं मौजूद थी? क्या जवाब होगा? बिल्कुल सही, प्रिमिटिव अर्थ में जब एक्सपेरिमेंट किया गया मिलर एंड यूरेका, तो उस वक्त ऑक्सीजन मौजूद नहीं था। ओरिजिन ऑफ स्पीशीज किसके द्वारा लिखी गई थी? ओरिजिन ऑफ स्पीशीज किसके द्वारा लिखी गई थी? और साथ में हमको ईयर भी बताइएगा, क्योंकि ईयर पर भी इसमें सवाल आ चुका है। ओरिजिन ऑफ स्पीशीज लिखी गई थी चार्ल्स डार्विन के द्वारा। ठीक है, हमको ये भी बताइए कौन से ईयर में लिखी गई थी। और दूसरी बात बताइए कि डार्विन ने जब इस किताब को लिखा है ना, उस वक्त उनके और रिसर्च चल रहे थे और वो एक आइलैंड पर काम कर रहे थे, एक द्वीप पर काम कर रहे थे। उस द्वीप का नाम भी बताइए। 1859, 1859 सही है या नहीं? 1859 या 1869? 19 नहीं था, 1859 है या 1869 है? दूसरा हमको ये बताइए कि कौन से आइलैंड पर, कौन से आइलैंड पर थे ये और शिप का नाम क्या था? चलिए शिप का नाम हम बता देते हैं। जिस शिप में ये घूम रहे थे उसका नाम था HMS बीगल। ठीक है, और आइलैंड कौन सा था? गैलापागोस आइलैंड। द्वीप कौन सा था? गैलापागोस आइलैंड, गैलापागोस द्वीप। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस जो होते हैं वो यहाँ से सीधे सीधे आपके लिए बन सकते हैं। म्यूटेशन थ्योरी आपको हमने बता दिया। म्यूटेशन थ्योरी देने वाले कौन थे? म्यूटेशन थ्योरी देने वाले थे आपके ह्यूगो डी व्राइज। किस पर रिसर्च किया था इन्होंने? इवनिंग प्रिमरोज पर रिसर्च किया था। आर्कियोप्टेरिक्स किसका कनेक्टिंग लिंक है, किसकी जोड़ने वाली कड़ी है? आर्कियोप्टेरिक्स ऐसा दिख रहा होता है। आर्कियोप्टेरिक्स किसकी जोड़ने वाली कड़ी है?
अगर आप इसको गौर से देखेंगे तो इसके पंख हैं, पंख है यानी कि पक्षी है, ठीक है, पक्षी, पक्षी यानी एव्स, किसको जोड़ रहा है, रेप्टाइल और एव्स को जोड़ रहा है। चलिए अब यहीं पर आपसे हम कुछ और कनेक्टिंग लिंक पूछ रहे हैं, हमको जरा बताइए कि सजीव और निर्जीव को जोड़ने वाली कड़ी कौन सी है, लिविंग एंड नॉन लिविंग, यानी सजीव और निर्जीव को जोड़ने वाली कड़ी, कनेक्टिंग लिंक कौन सी है, कहिएगा। सजीव निर्जीव को जोड़ने वाली कड़ी वायरस है, ठीक है। कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स, पौधे और जंतु को जोड़ने वाली कड़ी कौन सी है, पौधे और जंतु को जोड़ने वाली कड़ी कौन सी है, कौन है जो पौधे और जंतु को क्या कर रही होती है, जोड़ रही होती है। बहुत बढ़िया, यूग्लिना, क्योंकि यूग्लिना को जब तक धूप मिलता है ये पौधे की तरह प्रकाश संश्लेषण कर सकती है, और जब धूप नहीं मिलता तो ये क्या है, विषमपोषी है, जंतुओं की तरह, ठीक है। ये दोनों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। चलिए भाई अब आया मजा, है ना, क्योंकि अब आया स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। डीएनए में एडेनिन जो है वो थाइमिन से जुड़ा रहता है 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से, गुआनिन साइटोसिन से जुड़ा रहता है 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से, ठीक है, ये बात सही है। डीएनए का जो डायमीटर है, ठीक है, जो व्यास है वो लगभग 20 एंगस्ट्रॉम के जितना है, ठीक है। डीएनए का जो व्यास है, जो डायमीटर है वो 20 एंगस्ट्रॉम है। ये व्यास फिक्स कैसे रहता है, क्योंकि हमेशा एडेनिन थाइमिन के साथ जुड़ता है, साइटोसिन गुआनिन के साथ जुड़ता है, ठीक है। और एक कॉइल का लेंथ जो है वो 34 एंगस्ट्रॉम है, ठीक है। तो ये देखिए एक कॉइल का लेंथ जो है वो 34 एंगस्ट्रॉम है, और डीएनए का जो डायमीटर है, व्यास है, ये फिक्स्ड है कितना, 20 एंगस्ट्रॉम। दोनों बात सही, अगर एनसीईआरटी पढ़े होंगे तो दोनों बात क्या है, दोनों बात सही है। तीसरा कथन क्या कह रहा है कि फॉस्फेट ग्रुप और शुगर, आपको थोड़ी देर पहले हमने डीएनए का स्ट्रक्चर बताया था, यहां पर शुगर होता है, शुगर में 5 कार्बन होते हैं, कार्बन नंबर 1, 2, 3, 4 और 5, ठीक है। 5वां कार्बन जो होता है फॉस्फोरस से जुड़ा रहता है। तो कह रहा है कि फॉस्फोरस और शुगर के बीच में, फॉस्फोरस और शुगर के बीच में जो बॉन्ड है वो है आपका फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, ठीक है। फॉस्फोरस और शुगर के बीच में, फॉस्फोरस और शुगर के बीच में फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड है। ये भी बात क्या हो गई, ये भी बात सही हो गई। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कौन सा बात गलत है, कौन सा बात गलत है। क्या ध्यान रखिएगा, कुछ भी गलत नहीं है, सब कुछ क्या है, सब कुछ करेक्ट है, सब कुछ ही सही है, टोटल ही सही है। अगला सवाल, 21वें क्रोमोसोम की ट्राइसोमी क्या कहलाती है। ट्राइसोमी का मतलब क्या है, हमारे पास क्रोमोसोम जोड़ा में होता है, एक माँ से एक पिता से। ट्राइसोमी का मतलब क्या है कि 3 आ गया, 2 की जगह 3 आ गया। 21वें क्रोमोसोम की ट्राइसोमी क्या कहलाती है, यह कहलाती है डाउन सिंड्रोम। 18वें क्रोमोसोम की क्या कहलाती है, 18वें क्रोमोसोम की कहलाती है एडवर्ड सिंड्रोम। और क्रोमोसोम नंबर 13 की ट्राइसोमी कहलाती क्या है, पटाउ सिंड्रोम, ठीक है। हीमोफीलिया में क्या होता है, हीमोफीलिया में थक्का कारक का कमी होता है। थक्का कारक का क्या होता है, क्लॉटिंग फैक्टर की कमी है। ये सारे के सारे जेनेटिक डिसऑर्डर हैं, ये सारे के सारे आपके आनुवांशिक रोग हैं, ठीक है। टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है, टर्नर सिंड्रोम में महिला का एक एक्स क्रोमोसोम कम हो जाता है, जिसके वजह से कुल क्रोमोसोम की संख्या 45 ही होती है, मतलब महिला में महिला वाले गुण नहीं होंगे। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में क्या हो रहा है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम पुरुष में हो रहा है, इसके अलावा पुरुष में अपने एक्स वाई के अलावा एक और एक्स्ट्रा एक्स मौजूद होता है, ठीक है, यानी पुरुष होकर उसमें महिला वाले गुण होंगे। तो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम पुरुष में होता है, टर्नर सिंड्रोम फीमेल में होता है, डाउन सिंड्रोम किसी में भी हो सकता है, पुरुष और स्त्री दोनों में हो सकता है, ठीक है। यहां से बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो डायरेक्टली आपके लिए बन जाते हैं, ठीक है। अगला सवाल आपसे क्या पूछ रहा है, सेंट्रल डॉगमा के बारे में आपसे पूछ रहा है। सेंट्रल डॉगमा, सेंट्रल डॉगमा का क्रम क्या है, हमेशा याद रखिएगा। सेंट्रल डॉगमा का क्रम होता है कि डीएनए से आरएनए बनता है, और आरएनए से क्या बन रही होती है, प्रोटीन बन रही होती है, ठीक है। डीएनए से आरएनए बनना क्या कहलाता है, ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है, और आरएनए से प्रोटीन बनना ट्रांसलेशन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो एक है आपका ट्रांसक्रिप्शन और दूसरा कौन सा है, दूसरा है आपका ट्रांसलेशन, ठीक।
क्लियर है? ओके। हिस्टोन किसमें समृद्ध होते हैं? अब हिस्टोन क्या होते हैं? डीएनए बहुत लंबा है, एक लंबा सा डीएनए न्यूक्लियस के अंदर फिट कैसे बैठता है? हिस्टोन प्रोटीन के वजह से। ये हिस्टोन प्रोटीन होता है जिसके आसपास डीएनए को लपेट दिया जाता है और डीएनए बिल्कुल क्या होता है? डीएनए उसमें फिट बैठता है। ये हिस्टोन प्रोटीन किसमें समृद्ध होते हैं? आपसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है। ट्रिक क्या है याद रखने की? हल। हिस्टोन प्रोटीन किसमें समृद्ध है? लाइसीन और आर्जिनिन में। किसमें समृद्ध है? ये समृद्ध होते हैं आपके लाइसीन और आर्जिनिन में, जो कि आपके क्या हैं? जो कि आपके बेसिक अमीनो एसिड्स हैं। जो कि आपके क्या हैं? जो कि आपके बेसिक अमीनो एसिड्स हैं। ठीक है, अगले सवाल पर चल रहे हैं। डिफेक्टिव हीमोग्लोबिन कहां देखने को मिलता है? खराब हीमोग्लोबिन। हीमाटोमा का मतलब क्या है? मसल के अंदर जो थक्का जम जाता है उसको हीमाटोमा कहते हैं। हीमोफीलिया में क्या होता है? हीमोफीलिया में तो थक्के कारक की कमी है। डिफेक्टिव हीमोग्लोबिन क्या होता है? सिकल सेल अनीमिया में। सिकल सेल अनीमिया में जो आरबीसी का शेप होता है वो बाइकॉन्केव से बदलकर सिकल के शेप का हो जाता है। ठीक है, कुदाल के शेप का हो जाता है। तो आरबीसी की कमी होगी तो जाहिर सी बात है हीमोग्लोबिन भी डिफेक्टिव होगा। ठीक है, और ऐसे में एक के ऊपर आपके आरबीसी जमा होते चले जाते हैं, जिसके वजह से दिक्कत आ जाती है शरीर में। अगला आपसे पूछ रहा है, इनमें से कौन जेनेटिक डिजीज से संबंधित है? इनमें से कौन है जो आनुवांशिक रोगों से संबंधित है? ठीक है, क्या एड्स आनुवांशिक है? बिल्कुल भी नहीं। एड्स वायरस से होने वाली बीमारी है। एड्स हेपेटाइटिस नहीं। ठीक है, हीमोफीलिया हेपेटाइटिस बी भी वायरस से हो रही होती है, जेनेटिक नहीं है। सिकल सेल अनीमिया, हीमोफीलिया और डाउन सिंड्रोम, ये सब के सब क्या हैं? ये सब के सब आपके जेनेटिक डिजीज हैं, यानी आनुवांशिक रोग हैं। याद रखिएगा, हेपेटाइटिस बी किसके लिए होता है? हेपेटाइटिस बी जो है आपका किसके चलते है? वायरस के चलते। एयूजी कोडॉन किसके लिए कोड करता है? टोटल कितने कोडॉन हैं? टोटल 64 कोडॉन हैं। टोटल 64 कोडॉन है और उसमें सिर्फ 61 कोडॉन है जो अमीनो एसिड्स बना रहे होते हैं। एयूजी किसके लिए कोड करता है? एयूजी को हम लोग स्टार्ट कोडॉन भी कहते हैं, क्योंकि ये प्रोटीन संश्लेषण को शुरू कर रहा होता है। और ये कौन से अमीनो एसिड के लिए कोड कर रहा होता है? तो ये मिथियोनिन के लिए कोड कर रहा होता है। टोटल कोडॉन कितने हैं? टोटल कोडॉन कितने हैं? टोटल 64 है। 3 क्या होते हैं? 3 होते हैं स्टॉप कोडॉन। ठीक है, और 61 क्या करते हैं? 61 जो होते हैं ये अमीनो एसिड के लिए कोड करते हैं, या यूं कह सकते हैं ये अमीनो एसिड बनाते हैं। 3 स्टॉप कोडॉन कौन कौन से हैं? 3 स्टॉप कोडॉन कौन कौन से हैं? उल्लू आया आया, उल्लू आया गया, उल्लू गया आया। ठीक है, ये कौन से हैं आपके? ये हैं आपके 3 स्टॉप कोडॉन। आज का आखिरी सवाल आपसे पूछ रहा है, इनमें से कौन सा स्टॉप कोडॉन है? अभी हमने आपको जस्ट बताया, ये है आपका स्टॉप कोडॉन, ये है आपका स्टॉप कोडॉन। स्कोर जरूर बताइएगा अपना कि सेशन कैसा लगा और क्या आज आपका स्कोर रहा। ठीक है, इसके अलावा आप सबकी बहुत सारी क्वेरी थी कि ये बैच कब शुरू होगा, तो ध्यान रखिएगा ये सुपर 100 बैच परसों से शुरू हो रहा है। ठीक है, जहां पर आपसे एक एमसीक्यू बैच है, जहां पर आपसे हर चैप्टर के 100 सवाल डिस्कस होंगे। ठीक है, पहले से ही आपको हम शेड्यूल प्रोवाइड कर देंगे जिससे कि आप भी पढ़कर आ सकेंगे। हर चैप्टर से 100 सवाल आपसे डिस्कस किए जाएंगे। ठीक है, मतलब नंबर फिक्स रहेगा 100। ठीक, एमसीक्यू बैच है, थ्योरी बैच नहीं है, यानी क्वेश्चंस का लाइव डिस्कशन होगा यहाँ पे। अगर अभी आप इसमें एनरोल होंगे तो आपको इसमें वीडियो नहीं दिख रही होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपसे लाइव क्वेश्चंस का डिस्कशन कौन कराएगा? हम कराएंगे। ठीक है, आप यहाँ पर कोड लगा लीजिएगा सुपर, जिससे आपको क्या मिल सकता है? जिससे आपको यहाँ पर डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, दूसरी बात क्या ध्यान रखेंगे, जो भी लोग फाउंडेशन बैच की तलाश में हैं टीआरई 4 के लिए, तो आप योद्धा सुपर कॉम्बो ले सकते हैं। ठीक, 72nd बीपीएससी के लिए ऑनगोइंग बैच जानना चाहते हैं तो 72nd बीपीएससी में आपका हुंकार 2 जो है ये आपका क्या है? ये आपका ऑनगोइंग है। ठीक है, इसके अलावा
बुक की बात अगर आप करते हैं तो बुक आपका साइंस का ये प्रैक्टिस सेट अवेलेबल है। साइंस का ये क्या है, साइंस का ये प्रैक्टिस सेट जो है ये अवेलेबल है। आप हमारे पब्लिकेशन पर विजिट कर सकते हैं, वहां से परचेज कर सकते हैं, या हेल्पलाइन नंबर पे आपको वहां पर मदद मिल जाएगी सीधे लिंक की, ठीक है, सीधे लिंक की, ठीक है। और ये स्टैटिक जीके की हमारी बुक है जहां पर 2400 से ऊपर पीवाईक्यूज हैं, थ्योरी भी बहुत अच्छे से दी हुई है टेबल फॉर्म में, ठीक है। तो ये सारा कुछ आपके लिए अवेलेबल है। आप जिस भी तरह की बैचेस की इंक्वायरी चाहते हैं, बुक की इंक्वायरी चाहते हैं, आप ये सारा कुछ कर सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर, 2 हेल्पलाइन नंबर है हमारे, स्क्रीन पर आपके क्या हो रहे हैं, स्क्रीन पर आपके स्क्रॉल हो रहे हैं। विकास उसके लिए आपको जो है कूपन कोड प्रोवाइड कर दिया जाता है, आप प्लीज एक बार एप्लीकेशन पर मैसेज कर दीजिए, ठीक है। कल का टॉपिक क्या होगा हमारा कल का टॉपिक क्या होगा, अब कल हम लोग बायोलॉजी के अंतिम टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। न्यूट्रिशन रहेगा कल, ठीक है, न्यूट्रिशन रहेगा, मानव रोग रहेंगे और आपके बॉटनी के टॉपिक्स रहेंगे, ठीक है। ध्यान रहे कल की क्लास शाम में 7 बजे की जगह 6 बजे होगी, ठीक है। कल की जो क्लास है 7 बजे की जगह कल 1 घंटे पहले होगी, यानी कि 6 बजे होगी। तो प्लीज सब लोग 6 बजे आ जाइएगा। कल की क्लास का टॉपिक्स क्या होगा, न्यूट्रिशन होगा, ह्यूमन डिजीजेज होगी और आपकी बॉटनी की ये सारी होगी, क्योंकि प्लांट किंगडम वगैरह पहले हम लोग बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में बात कर चुके हैं। तो बॉटनी का टॉपिक जैसे रूट हो गया, स्टेम हो गया, लीफ हो गया, प्लांट हार्मोन्स हो गए, ठीक है, ये सारा कुछ होगा। तो कल के आपके ये टॉपिक्स होंगे। आज की जो क्लास की पीडीएफ है टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगी। कल ध्यान रखना है कि कल जो क्लास होगी वो कितने बजे होगी, 7 बजे नहीं, कल की क्लास, कल के लिए क्लास 6 बजे है, ठीक है। तो अब कब मिलेंगे, कल के सेशन में मिलेंगे हम लोग, कल के सेशन में मिलेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपको इन सेशन से हेल्प मिल रही होगी। जिन लोगों का अभी एग्जाम है ना, वो लास्ट मोमेंट में जब चीजें रिवाइज कर रहे हैं तो उनको एक स्ट्रक्चर्ड वे में आपका सारा का सारा रिविजन हो जा रहा होगा, ठीक है। चलिए, तो कल 6 बजे शाम में मिलते हैं यूट्यूब पे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।